अब आपको सीधे लिए चलते हैं पश्चिम बंगाल, जहां की आसनसोल सीट बहुत दिलचस्प है। आसनसोल एक ऐसी सीट है जो टीएमसी कभी जीती नहीं थी। 2022 में पहली बार उपचुनाव में जब शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस पार्टी की तरफ से पटना साहिब रविशंकर प्रसाद से हारने के बाद टीएमसी में आए और टीएमसी ने उनको उपचुनाव में ही दे दिया कि आप वहां चुनाव लड़िए। आसनसोल सीट उन्होंने टीएमसी के लिए पहली बार 2022 में जीती। शत्रुघ्न सिन्हा एक बार फिर टीएमसी के टिकट पर चुनावी मैदान में है। पवन सिंह से बीजेपी ने टिकट वापस ले लिया और ये टिकट मिल गया वहां पर एसएस अहलूवालिया को, जो दुर्गापुर से पहले ही वहां से जीत चुके थे। उनकी सीट बदली गई। एसएस अहलूवालिया वर्सेस यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? ये तो थम्स अप दिख रहा है उधर। यहाँ तो थम्स अप दिख रहा है बीजेपी के पक्ष में। इस बार कम से कम, जो पिछली बार जैसे आपने बताया 19 के चुनाव में बीजेपी जीती थी, बाबुल सुप्रियो ने टीएमसी ज्वाइन करी, शत्रुघ्न सिन्हा जीते, और वापस एक बार पुनः ऐसा लग रहा है कि जो बीजेपी के पक्ष में हवा जो है वो बेहतर है। जी, तो शत्रुघ्न सिन्हा जो अपने चिर परिचित अंदाज में जो डायलॉग मारते हैं, खामोश, वो डायलॉग इस बार मार नहीं पाएंगे वो, ऐसा लग तो नहीं रहा अभी तक। जी, अब एक और सीट पर लेकर चलते हैं आपको, बहरामपुर, जहां पर मशहूर क्रिकेटर यूसुफ पठान का मुकाबला है निर्मल साहा से। यूसुफ पठान को टीएमसी से उतारा है ममता बनर्जी ने और निर्मल साहा जो हैं वो बीजेपी से हैं। और इस बार लेकिन इस सीट की चर्चा ज्यादा इसलिए क्योंकि अधीर रंजन चौधरी हैं, तो इसलिए ये इतना एक त्रिकोणीय मुकाबला हो गया। और इसमें लोग ये ज्यादा जानना चाहते हैं कि अधीर रंजन चौधरी जो है यहाँ से कितनी मुश्किल में पड़ सकते हैं। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने कि ये सीट ऐसी होने वाली है 4 जून को कि इस सीट का जब तक डिक्लेयर इलेक्शन कमीशन ना कर दे तब तक हम किसी को भी ये मानना नहीं चाहिए कि कौन जीत गया। मैं ये बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूँ। तो यूसुफ पठान मतलब अच्छी बैटिंग कर रहे हैं वहाँ। यूसुफ पठान भी कर रहे हैं और इन दोनों के चक्कर में ऐसा भी हो सकता है बीजेपी आगे आ जाए, ये स्थिति है। इसलिए मैं कह रहा हूँ जो आपको त्रिकोणीय कहा, वो ऐसा ट्रायंगुलर कोई भी वन हो सकता है, कोई भी फायदा बीजेपी को हो सकता है, कोई भी 1 2 3 हो सकता है। मैं किसी के फेवर में कुछ नहीं कह रहा, यहाँ पे मेरी स्थिति नहीं कहने की। इतना जबरदस्त मुकाबला इस सीट के ऊपर है, इसलिए कह रहा हूँ। तो इरफान पठान और यूसुफ पठान जो पठान ब्रदर्स हैं, वो अगर हमें इस समय देख रहे हैं तो ये उनके बड़े काम की जानकारी है कि कांटे का मुकाबला है और इसमें तो बिल्कुल हमें आखिर तक, आखिरी बॉल तक ये मुकाबला जाएगा। आप ये कहने की कोशिश बिल्कुल, जब तक ये बोर्ड पे, स्कोर बोर्ड पे लिख ना जाए कि फलाना पार्टी जीत चुकी है, जब तक मानिएगा नहीं। काउंटिंग के बेस पे मत मानिए। जी, तो अगली सीट है कृष्णानगर की सीट, जहां पर अमृता राय और महुआ मोइत्रा के बीच का मुकाबला है। और आप जानते हैं महुआ मोइत्रा बड़े विवादों में रही और इस बार दोबारा से जीतना उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा। यहाँ क्या दिखता है आपको? यहाँ पे देखिए, ये माइनॉरिटी बाहुल्य सीट है। बाहुल का मतलब है 40%, बाहुल तो नहीं कह सकते, लेकिन अच्छी खासी 40% बहुत बड़ी संख्या होती है। हराने और जिताने के लिए काफी बहुत बड़ी संख्या होती है। लेकिन उसके बावजूद भी इस बार लेफ्ट और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन ने भी इस सीट पे थोड़ा ठीक किया है और ऐसा लग रहा है कड़े मुकाबले में कोई भी जीत सकता है, लेकिन बीजेपी यहाँ पर थोड़ी सी बेहतर करती हुई नजर आ रही है। कड़े मुकाबले बहुत बड़ा फेरबदल कहलाएगा, क्योंकि 2009 से टीएमसी ये सीट लगातार जीत रही है और कल्याण चौबे को बीजेपी के महुआ मोइत्रा ने 2019 में इस सीट पर हराया था। बावजूद इसके कि मुस्लिम पॉपुलेशन इतना हाई है, अगर बीजेपी वहां पर जीतती है तो ये भी एक हिस्टोरिक टर्न होगा। और लेकिन हम ये कह नहीं रहे कि जीतेगी, जीत भी सकती है, अनुमान है, हार भी सकती है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि महुआ मोइत्रा हार रही है? नहीं, मैं नहीं कह रहा महुआ मोइत्रा हार रही। मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ भी हो सकता है। बीजेपी के पक्ष में थोड़ी सी बेहतर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि टीएमसी हार भी जाएगी या महुआ मोइत्रा हार जाएंगी। कुछ भी हो सकता है। ये भी वैसी वाली सीट है, कड़ा मुकाबला। जी, तो ओवरऑल ट्रेंड जो हम देखें, जितनी हॉट सीट्स हमने देखी है, उसमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कई जगहों पर कि जिन राज्यों में बदलाव है, जाहिर तौर पर कई जगहों पर स्टेटस को है, तो दूसरी तरफ जहां पर आप बंगाल जैसी सीटों में देख रहे हैं, मतलब अगर इसको आप एक साल पहले कहते कि टीएमसी महुआ मोइत्रा वहां से हार जाएगी, शासन हो गया, विश्वास नहीं करते। राजनीति का बिल्कुल, जिसको आप कह सकते हैं कि शीर्षासन वो हुआ है। पर प्रदीप जी, पिछले 3 चुनावों में अगर हम देखें, अगर अब हम लार्जर पिक्चर की बात करें, ये वाला जो चुनाव है, ये आपको बाकी चुनावों से, अभी तक 19 के 14 के चुनावों से कुछ अलग लगा, मुश्किल लगा या आसान लगा? नहीं, देखिए, तीनों चुनाव में, कम से कम इस चुनाव में भी हमारे एग्जिट पोल में ये आ रहा है कि एनडीए बीजेपी अच्छी खासी लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ बढ़ रही है।
तो 14, 19 और 24 तीनों चुनाव में मुझे ऐसा कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं लगा। हाँ, राज्यवार राज्य देखें, खासकर इस समय इस 24 के चुनाव में दक्षिण भारत में तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इवन कर्नाटका और बंगाल और उड़ीसा, यहाँ पर जो एक बदलाव नजर आ रहा है बीजेपी के पक्ष में। हर जगह बदलाव होगा ये जरूरी नहीं है कि तमिलनाडु और केरला में तो बदलाव नहीं हो रहा, लेकिन जिस हिसाब से क्षेत्रीय पार्टियां बैकफुट पे जाते दिख रही, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, पूरे टोटल जो मैंने दक्षिण और पूर्वी भारत की बात करी, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, नहीं समाजवादी तो यहाँ पे नहीं, लेकिन दक्षिण वहां पे टीएमसी, बीजू जनता दल, वाईएसआरसीपी, बीआरएस और ये चार पार्टियां ये तो major setback है। एआईडीएमके, रीजनल पार्टीज में असल में यही तो बची थी, बाकी तो सब वैसे ही सत्ता से बाहर बैठी। एआईडीएमके, तो ये अपने आप में इन्होंने पार्टियों ने राज किया, इनके मुख्यमंत्री रहे हुए। एआईएडीएमके तो पिछली बार भी एक ही सीट लाई थी, तो उनकी तो पिछली बार ही डेसिमेशन हो गया था। लेकिन ये चार पार्टियां जो आपने कही, वो वाकई पूरी तरह से जो सत्ता में है और सत्ता में रहते हुए उनका पतन एक तरह से होता हुआ इस लोकसभा चुनाव में दिखा रहा है। मेरे दो प्रश्न है इनसे जल्दी जल्दी। प्रदीप जी, क्या ये जो आपका सबसे बड़ा फाइंडिंग लोकसभा चुनाव के नतीजों में हम देखें तो वो ये इशारा कर रहा है कि प्रो इनकम्बेंसी फैक्टर है नरेंद्र मोदी के लिए, और दूसरा आपने कहा है कि एसटी और जो ओबीसी है वो तो बीजेपी के लिए वोट कर रहे हैं, लेकिन एससी विपक्ष की तरफ जाते दिख रहे हैं। तो क्या जो रिजर्वेशन पर डीप फेक वीडियोस का इस्तेमाल किया गया उसका असर भी माना जाए? दो प्रश्न है। देखिए, पहला प्रश्न तो ये स्ट्रॉन्ग प्रो इनकम्बेंसी संतुष्टि, लोग ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों में थोड़ा इधर उधर हो सकता है, नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार के पक्ष में नजर आ रही है, बिल्कुल इसमें कहीं कोई दो राह नहीं है। कहीं पर भी ऐसा नहीं पाया गया जिसको आप एंगर कहते हैं कि भाई सारे करके बदल डालो, चाहे सामने कोई भी हो बदल डालो, वैसी कहीं कोई स्थिति नजर नहीं आई किसी भी राज्य में। दूसरी जो बात बड़ी जो नजर आई, मैं आपको और सब दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि हम सबको पता है चुनावों के, लोकसभा चुनाव के एक साल पहले नीतीश कुमार ने बीड़ा उठाया जब वो इंडिया गठबंधन की कल्पना की और सारी विपक्षी पार्टियों को जोड़ने की कोशिश की, और ये कोशिश में ये कहा गया कि विपक्ष की तरफ से एक प्रबल मजबूत उम्मीदवार दिया जाएगा, और अच्छा खासा एक मोमेंटम बना। उसके बाद कर्नाटक का चुनाव भी जीत गई कांग्रेस। हकीकत क्या है जमीन पे आप ये देखिए, बिल्कुल इसके उलट हो गई। कहने का मतलब कि गठबंधन कहां पर हुआ, केवल कह सकते हैं कि महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में भी गठबंधन सोशल मीडिया पर ज्यादा बड़ा दिख रहा है। हरियाणा में सीट शेयरिंग हुई, दिल्ली में सीट शेयरिंग हुई, लेकिन बीएसपी का नहीं होना सीट शेयरिंग के कोई मायने नहीं रह जाते फिर यूपी में। नहीं, वहीं आ रहा हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि करीब 100 सीटों के आसपास गठबंधन हुआ, और 385 सीटों के ऊपर गठबंधन नहीं हुआ। 358 ना, 385 सब मान लीजिए आप कश्मीर में भी वो अलग अलग लड़ रहे हैं, एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी अलग अलग लड़ रहे हैं। तो आप मैंने सारी की वो एक बाई एक की बात तो नहीं हुई। पश्चिम बंगाल इतना बड़ा राज्य छोड़ दिया, पश्चिम बंगाल छोड़ दिया, उत्तर प्रदेश छूट गया, बहुत सारे राज्य ऐसे छूट गए, कर्नाटक में। उसके उलट बीजेपी ने ज्यादा गठबंधन कर लिए, छोटी छोटी बीडीजीएस जैसी केरला पार्टी के अंदर बीजेपी ने गठबंधन किया। आरएलडी उत्तर प्रदेश में उसके साथ गठबंधन कर लिया, जेडीएस के साथ कर्नाटका में कर लिया, सबसे बड़ा जो है आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम के साथ। तो इसको आप ये कह सकते हैं बड़े स्कोर में ये सिंगल्स की तरह है, एक एक दो दो रन बीजेपी ने ज्यादा बनाए। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ, जो कल्पना थी उसके बिल्कुल उलट हुआ, वो कल्पना सफल नहीं हो पाई। आप इसका जवाब दे सकते हैं कि एक जो ट्रेडिशनल थ्योरी चलती थी वो ये थी कि 2019 में क्योंकि पुलवामा हो गया था, इसलिए बीजेपी 303 पे आ गई, वरना बीजेपी 250 से नीचे ही रहती। उस वक्त ऐसी थ्योरी चल रही थी। तो लोग कहते थे कि पुलवामा, इस बार तो कोई पुलवामा भी नहीं हुआ और इस बार कुछ भी नहीं हुआ। तो लोग वहां से इसको कंपेयर करके देख रहे थे। क्या आपने वो उस वक्त ऐसी कोई पीक देखी पुलवामा की वजह से जो इस बार नहीं थी, या इस बार वो पहले से बनी बनाई थी? सुधीर जी, मैं लगातार पिछले 5 साल में कम से कम 100 बार टीवी चैनल पे बैठ के ये बोल चुका हूं कि जो 2019 की विक्ट्री थी बीजेपी की, वो पुलवामा का इफेक्ट नहीं थी,
वो थोड़ा बहुत इफेक्ट इतना था कि उनके वोट शेयर में इजाफा हो सकता है, बट जीत और निर्णायक जीत में बिल्कुल नहीं थी। 352 सीटें एनडीए को मिली थी, तो मैं मानता हूं यदि पुलवामा नहीं होता तो जो मामूली अंतर से बीजेपी जीती है वो शायद 340 सीट होती, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बहुत उसका परिणाम यदि ये आंकड़े सही होते हैं 4 जून को तो मिल जाएगा सबको। अब तो कोई पुलवामा नहीं था और 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी उसके देखिए, इसीलिए ये एक बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है अगर आपका एग्जिट पोल सही है तो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी।